मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। हेल्पलाइन में आई शिकायतों की भी लेंगे फीडबैक। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी पांडुकेश्वर से होगी रवाना। बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाने का काम शुरू। चारधाम यात्रा में मौसम बन रहा मुसीबत। केदारनाथ धाम में प्रशासन के लिए बर्फबारी बनी चुनौती। प्रशासन की यात्रियों से अपील, 29 तारीख के बाद बनाए यात्रा का प्लान। मंगलौर में खेत में पानी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में 4 लोग घायल। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रशासन ने मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिर गया है। तो केदारनाथ से ये खबर बता रहे हैं, प्रशासन ने मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिरा है। तो केदारनाथ से ये खबर बता रहे हैं, प्रशासन ने मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े, ये कहा जा रहा है। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिरा है। बता दें आपको, जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, अब बर्फबारी के चलते प्रशासन के लिए भी ये चुनौती बन गई है। ऐसे में अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम के मुताबिक। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े, ये कहा जा रहा है। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिरा है और लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिसके चलते अब प्रशासन के लिए भी चारधाम यात्रा चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े, उसी के तहत अपनी यात्रा की प्लानिंग करें, ये कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में ही रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिर गया है। तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है और केदारनाथ के कपाट आपको बता दें खुलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ के धाम बता दें, कपाट के धाम कल खुलेंगे और उसी के तहत तैयारियां भी जोरों पर है। हालांकि केदारनाथ के धाम के कपाट खुल चुके हैं और उसके तहत अब प्रशासन ने मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ आने वाले यात्री मौसम के हिसाब से आगे बढ़े, ये कहा जा रहा है। यात्रियों को ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में ही रोका जा रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 7 डिग्री तक गिर गया है। लगातार वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बर्फबारी हो रही है और मौसम के हिसाब से ही अब अलर्ट जारी किया जा रहा है। अपील भी यात्रियों से की जा रही है कि मौसम के मुताबिक ही अब प्लानिंग करें और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। तमाम तैयारियां भी यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। अभी इस समय है हम केदारनाथ धाम में और यहाँ श्रद्धालुओं के लिए जो धाम के कपाट है वो खुल चुके हैं। कल से ही यहाँ रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने 3 दिन का यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन तक यहाँ बर्फबारी और एविलांस देखने की संभावना यहाँ मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। वहीं जो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को ऋषिकेश या फिर श्रीनगर में रोक दिया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे
जाने दिया जा रहा है, जिनके होटल की आगे बुकिंग है। यहाँ अगर मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से यहाँ घिरी हुई है। और अभी अगर वर्तमान के अगर यहाँ टेम्परेचर की बात की जाए तो -2 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है और रात होते होते जो -7 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। वहीं प्रशासन भी लगातार जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील कर रहा है कि 30 तारीख तक संभव हो सके तो अपनी यात्रा टाल दे। केदारनाथ से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है 29 तारीख से, और ऐसे में तमाम तैयारियां यहां पर प्रशासन की ओर से की गई हैं। मौसम के मुताबिक अलर्ट जारी किया गया है और ये भी अपील की जा रही है कि मौसम के हिसाब से ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे देहरादून से अगली खबर, जहां सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे सीएम धामी सचिवालय में बैठक लेंगे। सीएम हेल्पलाइन में नए बदलाव होंगे। सीएम धामी हेल्पलाइन में आई शिकायतों की भी फीडबैक लेंगे। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ सहयोगी आकाश, लाइव जोड़ना सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, सीएम हेल्पलाइन को लेकर समीक्षा आज सीएम धामी करने वाले हैं, क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं? क्योंकि लगातार कई तरीके की शिकायतें भी आई, उसके बाद अब एक्शन मोड में सीएम धामी है। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 1905 जो सीएम हेल्पलाइन है सरकार ने इसलिए लॉन्च किया था कि तमाम लोग हैं उस पर जो है वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बाकायदा इसके लिए एक ऐप का भी जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें तमाम लोगों से ये कहा जा रहा था कि अगर किसी तरह की शिकायतें हैं या किसी तरह की परेशानी है तो वो इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ जिन दुरुस्त इलाकों में नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है उनके लिए बाकायदा 1905 नंबर जो है लॉन्च किया गया था कि उनके माध्यम से भी अपनी शिकायतें एक तरीके से लोग जो है दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी तो सीधे तौर पर उद्देश्य ये था कि लोगों का जो क्विक रिस्पांस है उसके जरिए जो शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता रहा है कि लोगों की जो काफी समस्याएं एक तरीके से जो होती हैं उनको देहरादून या फिर जिला मुख्यालय में जो है उसका रुख करना पड़ता है और तमाम अधिकारियों से संबंधित कई चक्कर भी जो है काटने पड़ते। तो ऐसी स्थिति में जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर अगर वो शिकायत दर्ज कराता है तो लगातार उसकी जो मॉनिटरिंग है वो सरकार के स्तर पर होती है और शासन के एक वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम समस्याओं को निराकरण जल्द से जल्द करे। और इसी को लेकर के आज हम बात करें तो शाम 4 बजे सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री तमाम की समस्याएं हैं उनका भी फीडबैक लेंगे कि किस तरह की समस्याओं को निवारण किया गया है और किस समस्याएं अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें क्या कुछ कारण है कि उसको कब तक जो है दूर किया जाएगा। और मानना जा रहा है कि वास्तव स्थिति में उनकी जो समस्या का निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अधिकारियों के चलते जो है उस समस्याओं को कहीं ना कहीं जो सीएम हेल्पलाइन का जो डैशबोर्ड है उसे हटा दिया गया है। तो ऐसे में फीडबैक भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है और ये माना जा रहा है कि आज शाम 4 बजे बैठक होगी तो इसमें अमूल से कुछ बदलाव जो है बैठक में लिए जा सकते हैं सीएम हेल्पलाइन को लेकर के, जिसमें कि कहीं ना कहीं और किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, लोगों को किस तरह की समस्या दूर हो, तमाम जो और सुविधाएं हैं वो किस तरीके से मिल सकती हैं, तमाम चीजों को लेकर के आज समीक्षा मुख्यमंत्री जो है शाम 4 बजे सचिवालय में करेंगे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बरकरार है। सड़क किनारे नो पार्किंग में गाड़ियां जो खड़ी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा लगातार आपको बता दें चालान की कार्रवाई की जा रही है। स्कूल की छुट्टी के समय सड़कों पर खड़े वाहन भी ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं। पुलिस द्वारा स्कूलों को भी पार्किंग व्यवस्था बनाने की हिदायत दी गई है। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बरकरार है। सड़क किनारे नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बरकरार है और बड़ी चुनौती है ये प्रशासन के लिए भी, हालांकि लगातार हिदायत भी दी जा रही है कि पार्किंग व्यवस्था ठीक से बनाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक की जो समस्या है लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि राजधानी देहरादून में चुनौतीपूर्ण जो है ट्रैफिक देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी रहता है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पर चालानी कार्यवाही भी कर रही है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो स्कूल के जो टाइम है, स्कूल की जो टाइमिंग है, उस बीच में जो सड़कों पर वाहन लगे होते हैं
उससे ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। और देखा जाए तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पर प्रयासरत है कि किस तरह से जो है ट्रैफिक पर यहाँ पर लगाम लगाई जाए, जिससे कि जो है लोगों को यहाँ पर आवाजाही करने में भी कोई किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। तो कुल मिलाकर यह है कि पुलिस तरह के जो यहाँ पर प्रयास भी कर रही है कि किस तरीके से जो है लगाम लगाई जाएगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। जोशीमठ में पारंपरिक तरीके से बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि भारतीय सेना की मधुर बैंड की धुनों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और मुख्य पुजारी रावल जी नरसिंह मंदिर जोशीमठ से पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी को कैलीग्राफी युक्त प्रतीक चिन्ह भेंट किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाएं बुधवार को मुख्य पुजारी रावल जी के साथ सभी देव डोलियां बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की अगुवाई में ज्योतिर्मठ में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने गुरु शंकराचार्य की जयंती पर पुष्प अर्पित किए और अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज के दर्शन किए। भगवान शंकराचार्य जी की 2530वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि ज्योतिर्मठ में आकर के हमको भगवान शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत उल्लास है। नगर के बहुत सारे लोग दोपहर में यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सायंकाल भी उनकी महापूजा और महाआरती का कार्यक्रम है, तो बहुत लोगों में उल्लास है, उत्साह है। और ज्योतिर्मठ के लोग तो भगवान शंकराचार्य जी के परिवार के लोग हैं। स्वाभाविक है कि सब मिल करके अपने गुरु की जयंती मना रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ऑनलाइन सट्टे में उपयोग किए जा रहे 7 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, रजिस्टर, 23,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई, तो उनके पास वहाँ पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो 5 अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेम नगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की। लोहाघाट में तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल हेम मेहरा का सराहनीय काम सामने आया। उन्होंने टैक्सी चालकों की समस्या को देखते हुए स्वयं के प्रयासों से टैक्सी स्टैंड का समतलीकरण कराया। बता दें कि लोहाघाट गैस गोदाम के पास बनाए गए अस्थायी टैक्सी स्टैंड की दशा काफी बदहाल हो गई थी। स्टैंड में काफी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे और टैक्सी चालकों ने अपनी इस समस्या को कांस्टेबल हेम मेहरा के सामने रखा, जिसके बाद टैक्सी चालकों की समस्या का संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल हेम मेहरा ने ये सराहनीय कार्य किया। वहीं एसपी देवेंद्र पिचा और सीओ विपिन चंद्र पंत ने कांस्टेबल मेहरा के इस कार्य की सराहना की है। के द्वारा लगातार टैक्सी वालों को सहयोग दिया जा रहा है और बहुत पहले से भी दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी इनसे आशा ही है ये देते रहेंगे। इसके लिए मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टैक्सी वालों की तरफ से इनको शुभकामनाएं। यूनियन वालों ने और टैक्सी जो चालक हैं इन लोगों ने मेरे पास समस्या रखी कि हमारी गाड़ी जब रोड डामर हो गया
तो डामर होने से रोड उठ गई थी और जो टैक्सी जहाँ खड़ी होती हैं वो जो है एकदम गहराई में हो रही थी, जिससे कि वो गाड़ियाँ अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो आने वाली गाड़ी को खतरा हो रहा था। तो इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप लोग थोड़ा कर सकते हैं, तो मैंने फिर इसमें जो है जेसीबी वालों से लाइसेंस किया और जहाँ मिट्टी फेंक रहे थे तो वहाँ उनसे भी बात की और एसओ साहब का भी इसमें सहयोग है और एसडीएम मैडम को भी मैंने बताया था कि मैडम यहाँ पर मैं थोड़ा इसको समतलिंग कर रहा हूँ, तो इनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये कार्य किया और सभी से मैंने जेसीबी वालों से लाइसेंस करके सभी से सहयोग लेके जो है ये कार्य को किया। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके हमारा विशेष ध्यान है कि हम छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग्स डेवलप करें ताकि जो ट्रैफिक का दबाव हो थोड़ा कम हो और पब्लिक को सहूलियत हो, एक पार्किंग स्थल मिले और जो हमारे टैक्सी चालक हैं इनको भी कुछ सहूलियत हो। तो हमारे यहाँ पे जो कार्यरत हमारे ट्रैफिक में कांस्टेबल है हेमचंद मेहरा जी, इनके द्वारा अपने निजी प्रयासों से अपना मतलब इन्होंने काफी मेहनत करके और काफी इसमें इन्होंने सूझबूझ से वहां पर जहाँ पे टैक्सी स्टैंड पुराना टैक्सी स्टैंड था जो काफी मतलब बुरी स्थिति में हो गया था और गाड़ियां वहां पे खड़ी नहीं हो रही थी, तो उसको उन्होंने अपने अपने निजी प्रयासों से वहां पे उसको दोबारा से ठीक करवाया है, मिट्टी का भरान करवाया है और जो भी वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने बहुत अच्छा वहां काम किया। रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने तुलसी चौक क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सौंदर्यीकरण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने बंद पड़े फव्वारों को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शेड भी बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने 15 दिन में सभी काम पूरे होने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप जो तुलसी चौक का निरीक्षण हमने किया है और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च करके इसका सौंदर्यीकरण किया गया था और फाउंटेन लगाया गया था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कुंभ के बाद ये चलाना है, तो इट इज़ वेरी सीरियस मैटर और इसके लिए हमने गाड़ियों को भी निर्देश दिया है कि इसको तत्काल इसकी पटवारी निकाली जाए और इसमें शायद RWD ने इसमें काम किया था, उनके अभियंताओं को बुलाया गया है और मैंने कहा है कि नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर यहाँ की फाउंटेन चालू हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आसपास के जो इसके चारों पेरिफेरी में कहीं बैठने का कोई स्थान नहीं है, मतलब लोग शाम को जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो वॉक वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से कुछ चलो या फ्री शेड भी कॉर्नर साइड में बनाए ताकि बरसात में या धूप में उनको बैठना हो तो बैठ सकते हैं। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में वार्षिक जिला योजना संरचना 2023-24 की बैठक संपन्न हुई। बैठक जनपद प्रभारी मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला योजना की विभागवार योजनाओं के लिए कुल 66 करोड़ की राशि पर सहमति प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने सबसे पहले किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य पल्लवी चौधरी ने अपने क्षेत्र में सड़क न होने की समस्या प्रभारी मंत्री को बताई, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े को पैदल बटिया बनाने के निर्देश दिए। हमने परिवहन विभाग ने कमाया, आज की तारीख में 350 करोड़ का घाटा पाट के आज की तारीख में रोडवेज 20 करोड़ के लाभ में है। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जो मृत आश्रित कर्मचारी हैं उनको भी रखने का प्रयास कर रहे हैं और हमने कंडक्टरों की नियुक्ति हम पीआरडी और अन्य माध्यम से करने जा रहे हैं और इस समय हम 500 का बेड़ा लगभग हम रोडवेज में शामिल करने जा रहे हैं। BS4 की जगह हम BS6 ला रहे हैं। आने वाला समय जो हमको जो पैसा मिला हुआ है, मेरे पास 130 करोड़ की एफडी है। मैं टनकपुर में टर्मिनल बना रहा हूँ रोड। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर लक्सर के निर्माणाधीन रेल अंडरपास स्थल पहुंचे और निर्माण कार्य का मुआयना किया। बता दें कि बीते दिन निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास कार्यस्थल पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और बताया कि जमीनी सतह से जलभराव की परिस्थितियां निर्माणाधीन रेल अंडरपास को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में एफओबी यानी कि मुरादाबाद और अन्य रेलवे लेवल क्रॉसिंग पॉइंट पर निर्मित हो चुके फुट ओवर ब्रिज का विकल्प भी रेलवे के पास सुरक्षित है। यदि मौजूदा निर्माणाधीन रेल अंडरपास को जलभराव के प्रभाव से दूर कर उसका निर्माण नहीं हो पाता है तो फुट ओवर ब्रिज के विकल्प के संबंध में विभागीय अधिकारियों से डिस्कशन कर इसकी पहल की जाएगी। जो इंजीनियर साहब आए हुए थे
यहाँ सब लोगों को ये लग रहा था कि अंडरपास का कार्य बंद करने की ओर है। हम सब लोगों का यही कहना है कि अंडरपास को किसी भी तरीके से, बड़े बड़े समुद्र में पुल बनते हैं, गंगा जी में पुल बनते हैं, पानी हर समय चलता रहता है, जब वहां बन सकते हैं तो क्या लक्सर में अंडरपास नहीं बन सकता? सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि नीचे का बनना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही अड़चन आती है फिर इसके बारे में विचार करके बताया जाएगा। लेवल की बात थी, पानी के लेवल के लिए इन लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि पहले तो इसी अंडरपास जो हमारा पास हो रखा है इसी को बनाए, इसी को प्राथमिकता दे, लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे पे विचार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 256 करोड़ की 63 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से जिले को नए आयाम प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जगह को मुख्य स्थान पर लाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। वहीं पलायन को लेकर सीएम ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पलायन कम हुआ है। सरकार महिला समूह के साथ ही छोटे मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। 256 करोड़ की योजनाओं का 63 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें पार्किंग से लेकर सड़क अवस्थापना और मुख्य रूप से अल्मोड़ा का ड्रेनेज प्लान भी आज इसमें सम्मिलित है। और इन सभी योजनाओं के जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है उन योजनाओं से निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा जनपद को विभिन्न आयाम विकास के प्राप्त होंगे। और हमारा स्पष्ट रूप से ये संकल्प है कि प्रदेश का हर स्थान विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए, इसीलिए समेकित रूप से सभी योजनाओं का लोकार्पित और शिलान्यास। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। श्री केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। वहीं कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने केदारनाथ में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रावल, भीमाशंकर, लिंग और धर्माचार्यों ने पूजा अर्चना की। कपाट खुलते समय सेना के बैंड जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।